फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमने जो चर्चा का विषय रखा है वह है मोदी ममता के राज में असुरक्षित औरतें और अनुत्तरित प्रश्न। और ये विषय बंगाल के संदर्भ में खास तौर पर मैंने चुना है। इसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी है, लेकिन बंगाल का चुनाव, चूंकि अभी बंगाल के 12 करोड़ लोग इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और 10-20 पाठक हमारे भी हैं जिनसे हम मिल नहीं पाते, लेकिन वो फेसबुक के जरिए ही मिलते हैं हम लोग। तो हमने इस ओकेजन को इसलिए चुना है क्योंकि ये ओकेजन संयोग की बात है इलेक्शन के दौरान आ गया। और मैं जिस समय आपसे ये बातचीत कर रहा हूं उस समय दिल्ली के बॉर्डर पर, गाजीपुर और दूसरी जगहों पर हजारों किसान औरतें अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मना रही हैं और अपनी मांगों के बारे में चर्चाएं भी कर रही हैं। सवाल यह है कि हम इस तरह के जलसे क्यों मनाते हैं, इस तरह के दिन को हम क्यों याद करते हैं। लोग कहते हैं ना कि अरे साहब साल भर क्या कम है। हाँ जी, आपने स्त्रियों को जिस तरह से कई हजार सालों से उसे एक तरह से बंधुआ की तरह बांध के रखा हुआ है, उसके लिहाज से एक दिन बहुत कम है। ये सिंबॉलिक है खाली। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मतलब यह है कि हम स्त्री के बारे में खुल के बात करें और स्त्री को खुल के बोलने दें, जाने उसे। हम वो रास्ते खोजें कि स्त्री कैसे बदलेगी। मैं नहीं जानता कि जो हमारे मित्र हैं जो सुन रहे हैं उनकी क्या समझ है, लेकिन मेरा यह मानना है कि आप स्त्री के बिना कोई काम नहीं कर सकते, स्त्री के संदर्भ के बिना कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन हुआ उल्टा है कि हमने स्त्री को यह पाठ पढ़ाया कि तू पुरुष के बिना कोई काम नहीं कर सकती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अगर एक मुझसे कहा जाए कि एक कोई बहुत महत्वपूर्ण पहलू जिसे कि हम लोग अपने जीवन में आचरण में ढालें, तो मैं ये कहूंगा कि स्त्री को स्त्री के संदर्भ से देखा जाए, स्त्री को पुरुष के संदर्भ से न देखा जाए और न व्याख्यायित किया जाए। हम में से अधिकतर लोगों की ये धारणा रही है कि हम लोग स्त्री को जब भी व्याख्यायित करने जाते हैं तो पुरुष के संदर्भ से व्याख्यायित करते हैं। इसने स्त्री की बहुत क्षति की है। दूसरी एक चीज जिसने कि स्त्री की और स्त्री के स्वभाव की, स्त्री के परिवेश की सबसे अधिक क्षति की है, वो क्या है? वो ये कि बार बार ये सवाल उठता है ना कि स्त्री के संदर्भ में ही खासतौर पर ये सवाल उठता है कि स्त्री को जब हम देखते हैं तो स्त्री को देखते समय हमारे दिमाग में स्त्री का शरीर और हमारी कामेच्छाएं ये केंद्र में होती हैं। दुनिया के तमाम फेमिनिस्टों ने इस पर काम किया है और विचार किया है। भारत में भी इस पर काम हुआ है। स्त्री कहां मिलेगी? स्त्री क्या शरीर में होती है? जी नहीं, स्त्री का मतलब बॉडी नहीं है। स्त्री के लिए अगर किसी स्त्री से बात करें तो उसके लिए शरीर सबसे ज्यादा मुसीबत की चीज है। स्त्री शरीर में नहीं होती। पुरुष के लिए शरीर महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उसका उपभोग करना चाहता है, लेकिन स्त्री के लिए शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। तो स्त्री मिलेगी कहां? स्त्री मिलेगी उसकी अनुभूतियों में। स्त्री की जगह उसकी अनुभूतियां हैं। अगर आप स्त्री को सचमुच में अर्जित करना चाहते हैं, वो चाहे मां हो, बहन हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो,
आपकी फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो अगर आपके पास में ये उसे अर्जित करने की अनुभूतियां नहीं है और आप सिर्फ बॉडीली उसे देखते हैं, शारीरिक तौर पर उसकी पहचान आपके पास है और उसी का बोध है, तो आप तय मानिए आप स्त्री को अर्जित नहीं कर सकते। तो स्त्री को पाने के लिए हमें क्या करना होगा? स्त्री की अनुभूतियों को अर्जित करना होगा। स्त्री के शरीर को अर्जित करना नहीं है। स्त्री को पाने के लिए, स्त्री के मन को समझने के लिए स्त्री की अनुभूति जब तक हमारा समाज और यह खासतौर पर पुरुष वर्ग जब तक पैदा नहीं करता, आप स्त्री के साथ न्याय नहीं कर सकते। सारी दुनिया के कानून एक तरफ और स्त्री का मन और स्त्री की अनुभूतियां एक तरफ। तो स्त्री को अर्जित करने के लिए जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है स्त्री की अनुभूतियां। और स्त्री की अनुभूतियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसको सहज ही स्त्री खोलती नहीं है। वो शरीर खोल देगी आपके सामने, लेकिन अनुभूतियां नहीं खोलेगी। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि स्त्री को पाने के लिए उसका शरीर पाना बहुत जरूरी है, स्त्री का उसके साथ सोना जरूरी है, उसका सेक्स करना जरूरी है, ये एकदम गलत फहमी है। ये स्त्री कहां मिलेगी? स्त्री फीलिंग्स में मिलती है। इसलिए स्त्री पर जब बात करें तो स्त्री की अनुभूतियों पर बात की जानी चाहिए, स्त्री के शरीर पर नहीं। अगर सही ढंग से सही परिप्रेक्ष्य में स्त्री को व्याख्यायित करना है तो स्त्री की अनुभूतियों को देखा जाना चाहिए, उसे महसूस किया जाना चाहिए। जिस तरह से पुरुष की अनुभूतियां होती हैं उस तरह से स्त्री की भी अनुभूतियां होती हैं। हम में से अधिकतर लोगों की यह धारणा है कि स्त्री पुरुष तो सब एक जैसे होते हैं। जी नहीं, ना स्त्री पुरुष एक जैसे होते हैं, ना सारी स्त्रियां एक जैसी होती हैं। स्त्रियों में भी भेद होता है, स्त्रियों में भी वैविध्य होता है, स्त्री की अनुभूतियों में भी वैविध्य होता है। इसलिए स्त्री पर बात करते समय, स्त्री की चर्चा करते समय स्त्री की अनुभूति और स्त्री के अनुभूतिगत संसार के वैविध्य को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। हमने जो शिक्षा विकसित की है उसमें हमारे लिए दो ही जेंडर हैं, एक मेल और एक फीमेल, और हमने इसमें स्टीरियोटाइप ढंग से कैटेगराइज करके चीजों को लोगों के जहन में उतार दिया है। अगर इस समाज में 70 करोड़ 75 करोड़ औरतें रहती हैं तो इस समाज में 70-75 करोड़ औरतों की अलग अलग अनुभूतियां होंगी, अलग अलग मन होगा। सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। तो औरत कहां मिलेगी? औरत अनुभूति में मिलेगी। औरत शरीर पर नहीं मिलेगी, औरत कोठे पर नहीं मिलेगी, औरत आपके घर में नहीं मिलेगी, औरत अनुभूति में मिलेगी। और अनुभूति को अर्जित करना पड़ता है। यह स्त्री की अनुभूति, यह स्त्री को भी अर्जित करनी पड़ती है और यह पुरुष को भी अर्जित करनी पड़ती है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया कुछ इस तरह से जटिल रही है कि पिछले कई हजार वर्षों में स्त्रियां भी स्त्री की अनुभूति से कम सोचती हैं, पुरुष की अनुभूति में ज्यादा सोचती हैं। जो फीलिंग्स हम लोग कहते हैं वो फीलिंग्स एक तरह से आदत का हिस्सा बन गई हैं, नेचुरल लगता है। स्त्री की अनुभूतियां और स्त्री का संदर्भ, ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको कि स्त्री पर बात करते समय हमेशा ख्याल रखें। स्त्री का जो संदर्भ होता है वो पुरुष के संदर्भ से एकदम भिन्न होता है। हमारे यहां जितना भी डिस्कोर्स, जितना भी शास्त्र रचा गया, चाहे वो संस्कृत का शास्त्र हो चाहे वो हिंदी का शास्त्र हो, जो कविता, कहानी, उपन्यास, महाकाव्य, प्रबंध काव्य जो लिखे गए, उन सब में जो केंद्र में जो चीज है वो है पुरुष का संदर्भ। पुरुष के संदर्भ से स्त्री को रचा गया है। सवाल यह है कि स्त्री को स्त्री के संदर्भ से रचा जाना चाहिए, स्त्री को स्त्री के संदर्भ से खोला जाना चाहिए। स्त्री नक्सिक वर्णन में नहीं होती, स्त्री अनुभूति में होती है। और यह अनुभूति एक ऐसी चीज है जो कि एक्वायर करनी पड़ती है, अर्जित करनी पड़ती है। और खासतौर पर मॉडर्न पीरियड में जब आप कोई भी काम करना चाहें तो आपको हर चीज अर्जित करनी पड़ती है। आपको वंशानुगत तौर पर, शिक्षा के अनुसार, परंपरा के अनुसार कोई चीज बनी बनाई नहीं मिल सकती। आप चाहे जितने ही
कट्टर स्त्रीवादी हों, लेकिन आपके पास अगर स्त्री की अनुभूतियां नहीं है तो आप स्त्री के साथ न्याय नहीं करेंगे। तो समाज में, आज के समाज में और खासतौर पर लोकतंत्र के समाज में जिसमें कि हम लोग रहते हैं, जिसमें इच्छाओं का और अनुभूतियों का सबसे बड़ा खेल है, उसमें स्त्री और स्त्री की अनुभूतियां और भी ज्यादा पावरफुल हैं। और ये जो हमने आज जो विषय रखा है, इस विषय को हम इस परिप्रेक्ष्य से देखें। मैं बहुत तकलीफ के साथ आपको ये बात कह रहा हूं कि मैंने जो बंगाल देखा है और बंगाल में जो स्त्रियों का संसार देखा है, वो बहुत ही पीड़ादायक है, सुखद नहीं है। ये बात जरूर है कि बंगाल की स्त्रियां बहुत जिसे कहें कि इंटेलिजेंट, जुझारू, लेकिन बंगाल में जो वास्तविकता है वो ये कि आपको यूपी में तो रेप की घटना का पता चल जाता है, लेकिन बंगाल में स्थिति यह है कि आपको रेप की घटना का पता भी नहीं चलता। और खासतौर पर 2011 के बाद तो स्थिति और भी ज्यादा बदतर हुई है। अगर मुझसे पूछें बहुत ही ऑनेस्टली, तो स्त्री की बदतर स्थिति बंगाल में 2004-05 के बाद शुरू हो गई थी। आप सोचिए स्त्री की बदतर स्थिति कैसे दुरुस्त की जाए। आप सोचिए इस पर। स्त्री की बदतर स्थिति को दुरुस्त करने का ब्लूप्रिंट न तो लेफ्ट के पास है न राइट के पास है, और न ये मध्यवर्ती जो पार्टियां हैं, जो उदारपंथी दल हैं, इनके पास है। आप यहां से देखिए कि 34 साल के वामपंथ के शासन में और 10 साल के ममता के शासन में बंगाल में बाल विवाह खत्म नहीं हुए। बंगाल आज भी बाल विवाह के मामले में हिंदुस्तान में ऊपर। बंगाल में जिस तरह से बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं, उस तरह से राजस्थान में भी होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी होते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों में होते हैं। तो हमारे लिए चिंता की चीज नहीं है। 2/3 बहुमत, 1-2 बार नहीं 7 बार लेफ्ट फ्रंट को मिला, लेकिन बाल विवाह की प्रथा नष्ट नहीं हुई। 70 साल का लोकतंत्र हिंदुस्तान में अभी बाल विवाह की प्रथा को नष्ट नहीं कर पाया। सवाल उठेगा ही ये कि जो साहित्य लोग लिखते हैं, जो कविताएं लोग लिखते हैं, जो उपन्यास लिखते हैं, उनको ये बाल विवाह क्यों नहीं दिखाई देता। बाल विवाह की प्रथा जो है वो हिंदुस्तान में टॉप पर है अभी, जो स्त्री की समस्या है उनमें, लेकिन कोई बहस नहीं है उस पर, न इंटेलेक्चुअल्स में, न पॉलिटिकल पार्टीज में, न सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में, न राज्य सरकारों में है। आपने कभी सुना कि बाल विवाह करने की वजह से लोगों को पकड़ के पूरे के पूरे परिवार को दंडित किया गया हो, बंद किया गया हो? गुस्सा नहीं आना चाहिए हम लोगों को। बाल विवाह जिस समाज में फल फूल रहे हो, वह समाज और उस समाज में स्त्री के दुर्दिन आप समझ सकते हैं, उन्हें दूर करना कितना मुश्किल काम है। कोई भी पार्टी अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से बाल विवाहों पर पाबंदी लगा के सख्ती से उनको रोकने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी लेखक, हिंदी के बिल्कुल दर्जनों लेखक हैं जो बड़े टाइकून बनते हैं, हिंदी के दर्जनों आलोचक हैं, प्रगतिशील और गैर प्रगतिशील। आप जरा उठा के देखिए कि बाल विवाह के खिलाफ में कितने निबंध लिखे गए। बहस नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह चुका हूं, मैं तो साहित्यकार हूं नहीं भैया, मैं साहित्यकारों की कैटेगरी में आता ही नहीं, और मैं अपने को शामिल करना साहित्यकारों की कैटेगरी में अपमान समझता हूं अपना। क्योंकि जिन साहित्यकारों को जो कि स्त्री के प्रश्न पर
सबसे ज्यादा बोलते और लिखते हैं, उनको मैंने बाल विवाह पर कभी लिखते नहीं देखा। सवाल तो उठेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बात कर रहे हैं ना हम लोग। प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक, राष्ट्रपति से लेके जिलाधीश तक, सारे लोग स्त्री की उपलब्धियां, स्त्री की महत्ता, स्त्री की शक्ति, स्त्री का सशक्तिकरण, तमाम पर भाषण देंगे, लेकिन एक बात नहीं बताएंगे कि कानून के होते हुए हिंदुस्तान में बाल विवाह अवैध रूप से क्यों हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, वकीलों की लंबी जमात, तमाम किस्म के एनजीओ, दर्जनों महिला संगठनों के होते हुए बाल विवाह क्यों हो रहे हैं, इस पर कोई उत्तर हमारे पास नहीं है। किसने रोका है? बाल विवाह के खिलाफ में सक्रिय हस्तक्षेप करते हुए हमने किसी भी महिला संगठन को नहीं देखा। क्यों? सवाल नहीं उठेगा इस बात पर कि ये जो स्त्री है, इस स्त्री को आप कैसे देखते हैं और कैसी बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र का विकास करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री उपलब्धियों का पूरा एक शुभकामनाओं का एक संदेश हर साल, हर महीने, हर साल जारी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति हर साल जारी करते हैं। लेकिन बाल विवाह तो रुके नहीं हिंदुस्तान में पिछले 70 साल में। क्यों नहीं रुके? क्यों नहीं हमारा खून खौलता इस बात पर? क्यों नहीं हमारा हिंदुत्व जागता? जो हिंदुत्व राम के मंदिर पर एकदम खून खराबा करने के लिए तैयार होता है, वो पूरा का पूरा गिरोह जो आज इस हिंदुस्तान को नरक में ले गया है, उसको कभी भी बाल विवाह का विरोध करते हुए आप नहीं देखेंगे। सबसे ज्यादा बाल विवाह जो होते हैं वो हिंदुओं में होते हैं। कोई चिंता नहीं है, न मोहन भागवत को चिंता है, न नरेंद्र मोदी को चिंता है, न किसी और को चिंता है। क्यों? यह तो हिंदुओं की सबसे बड़ी बीमारी है, बाल विवाह। आप सारे राष्ट्र को हिंदू बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके एक समस्या हल नहीं हो रही आपसे। क्यों? अगर स्त्री के संदर्भ से देखा जाए, स्त्री की अनुभूतियों को समझा जाए, तो इसके लिए पहली आइडियोलॉजिकल शर्त है कि हिंदुस्तान का मन, हिंदुस्तान के नागरिक का मन मनुस्मृति के संस्कार और आदतों से मुक्त किया जाए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आजकल के नेताओं के अंदर मनुस्मृति के खिलाफ में कोई गुस्सा नहीं देखता, क्योंकि मनुस्मृति तो नहीं है, लेकिन संविधान है, लेकिन एक्चुअल में, प्रैक्टिस में मनुस्मृति हमारे जेहन में, हमारी आदतों में, संस्कार में बैठ गई है। तो स्त्री को अगर आप स्वायत्त बनाना चाहते हैं, स्त्री को आप सशक्तिकरण के तौर पर देखना चाहते हैं, तो इस पहली शर्त है, आइडियोलॉजिकल शर्त, कि आप मनुस्मृति और मनुस्मृति से जुड़े हुए संस्कारों और आदतों के खिलाफ आप पोजीशन लें। लेकिन आप तो मनुस्मृति को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग और उनसे जुड़े हुए लोग, वो मनुस्मृति के पक्ष में लगातार और मनुस्मृति में व्यक्त दृष्टिकोण के पक्ष में लगातार भाषण देते रहे हैं। कहने को कागज पर हमारे यहां संविधान है और संविधान का शासन है, लेकिन एक्चुअल में शासन है मनुस्मृति का। तो आप स्त्री को अगर लिबरेट करना चाहते हैं, तो इसकी पहली शर्त है कि स्त्री को लिबरेट करने के लिए उसके उन तमाम जो मजबूत, जो किलेबंदी जिन विचारधाराओं के जरिए की गई, उनमें मनुस्मृति एकमात्र सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो कि सनातन हिंदू धर्म की बुनियाद है, उसे चुनौती दी जानी चाहिए। आप सनातन हिंदू धर्म को चुनौती नहीं देंगे, सनातन हिंदू धर्म को ज्यों का त्यों मानेंगे, तो आप स्त्री को लिबरेट नहीं कर सकते। आपकी चाहे जितनी आस्थाएं रहें, आप चाहे जितने प्रगतिशील रहें, आप चाहे जितने समाजवादी रहें, चाहे अच्छे कम्युनिस्ट रहें, आप कभी स्त्री को मुक्त नहीं कर सकते। स्त्री कोई हवा में निर्मित नहीं हो रही है।
भारतीय समाज की ब्यूटी है कि स्त्री जीते जी कभी अपने बारे में निर्णय नहीं ले सकती। मरने के बाद भी उसके बारे में, वो मरने के बाद क्या होगा इसका भी हिसाब किताब लिख गए हैं धर्मशास्त्र में। आपने तो स्त्री को जीते जी और उसके मरने के बाद सारा हिसाब किताब फिट किया हुआ और पूरा समाज उसको ढो रहा है। और आप कह रहे हैं जय श्री राम। जी नहीं, अगर आप सचमुच में स्त्री से प्यार करते हैं, सचमुच में स्त्री को लिबरेट होते हुए देखना चाहते हैं, एक अच्छी औरत के तौर पर देखना चाहते हैं, तो उसकी पहली आइडियोलॉजिकल शर्त है कि आप मनुस्मृति की बेड़ियों से अपने को मुक्त करें। हम सबके दिमाग में मनुस्मृति बैठी हुई है, मैं भी उससे मुक्त नहीं हूं। तो हम किससे लड़ेंगे? बलात्कारी से? जी नहीं, बलात्कारी तो कल ढेर हो जाएगा अगर आपने मनुस्मृति को अपने दिमाग से निकाल दिया और आप सचेत हो गए और मनुस्मृति से लड़ने लगे। बलात्कारी को जितनी ऊर्जा मनुस्मृति से मिलती है, बलात्कारी को जितनी ऊर्जा मनुस्मृति के द्वारा निर्मित संस्कारों आदतों से मिलती है, किसी और चीज से नहीं मिलती। हमने किया यह है कि हमने पूरा का पूरा डिस्कोर्स, उसका डायमेंशन बदल दिया है। तो ये जो तमाम किस्म का स्त्री उत्पीड़न आपको लेयर दर लेयर दिखाई देता है, वो आप अरुणाचल में जाएं, मणिपुर में जाएं, आप नागालैंड में जाएं, आप नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से निकल के आप तराई के इलाकों में जाएं, पर्वतीय क्षेत्रों में जाएं, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको स्त्री उत्पीड़न के जो बिंब और चित्र दिखाई देंगे वो एकदम हॉरर की तरह हैं। गुस्सा नहीं आएगा हम लोगों को? क्यों नहीं आता है हम लोगों को गुस्सा? क्यों हम लोग इतने कायर बन चुके हैं और मनुस्मृति के गुलाम बन चुके हैं कि हमको गुस्सा नहीं आता? क्योंकि मनुस्मृति के संस्कार में जीने के बाद आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, आपको गुलामी में आनंद आएगा। तो आप स्त्री को मुक्त करना चाहते हैं अगर, तो स्त्री को मुक्त करते समय उसकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई का पहला बड़ा एरिया है कि स्त्री को, इस समाज को या इस समाज में रहने वाले पुरुषों को मनुस्मृति और इस समाज के संगठनों को मनुस्मृति के संस्कारों आदतों से मुक्त करो। मनुस्मृति हमारी नसों में घुस चुकी है, हमारी रग रग में घुस चुकी है, हमारी धड़कन और सांसों में बैठी हुई है। और यही वजह है कि घर घर मोदी हो रहा है। रेप के बावजूद भी हर हर मोदी होता है। क्यों? क्योंकि आप स्त्री को मनुस्मृति के नजरिए से देखते हैं। आप मनुस्मृति को निकाल दीजिए, नरेंद्र मोदी इलेक्शन हार जाएंगे, आरएसएस एकदम हाशिए के बाहर चला जाएगा। आरएसएस जो अभी सांड की तरह पूरे केंद्र में छाया हुआ है, पूरे देश पर छाया हुआ है, सब जगह वर्चस्व बनाया हुआ है, वो क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि आरएसएस के आइडियोलॉजी का जो स्रोत है, जहां से उसे जीवनी शक्ति मिलती है, वो है मनुस्मृति। हम क्या करते हैं? हम गोलवर्गर के उपदेशों के जरिए हम आरएसएस की व्याख्या करना चाहते हैं, लेकिन मनुस्मृति को टच नहीं करते। आप आरएसएस को पछाड़ नहीं सकते। आप हेडगेवार के, मोहन भागवत के, गोलवर्गर के लिखे हुए के आधार पर आरएसएस को पछाड़ नहीं सकते, क्योंकि हेडगेवार, गोलवर्गर के विचारों का स्रोत है मनुस्मृति, मनुस्मृति और सिर्फ मनुस्मृति। देखा, मनुस्मृति को चुनौती नहीं देना चाहते। मनुस्मृति ने जो हमारे अंदर पितृसत्ता के मूल्य, पुंजवादी मूल्य जो हमारे जीवन में उतारे हैं, हम उन मूल्यों को चुनौती नहीं देना चाहते। कैसे निकलेगी? कैसे स्त्री मुक्त होगी? सरकार से मोदी को हटाने से? जी नहीं, आप मोदी रहें या जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्त्री की मुक्ति की पहली वैचारिक शर्त है कि समाज के अंदर से मनुस्मृति के संस्कारों, आदतों को एक सिरे से चुनौती दी जाए, उन तमाम विचारों को चुनौती दी जाए जो कि विचार हमारे जहन में मनुस्मृति के जरिए उतार दिए गए।
हम में से अधिकतर लोग इस बात को महसूस ही नहीं करते। एक और चीज है जो कि हम लोग महसूस नहीं करते। मैं एक छोटी सी एक अन्य समस्या उठा रहा हूं, बहुत जरूरी समस्या उठा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि गाजीपुर बॉर्डर पर औरतें इस पर विचार कर रही हैं कि नहीं कर रही, मुझे नहीं मालूम। हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे ज्यादा विधवाएं रहती हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें कि सबसे ज्यादा विधवाएं रहती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना, बाल विवाह अभी भी एजेंडा नहीं है हिंदी लेखन का, बाल विवाह अभी भी एजेंडा नहीं है मीडिया का, सोशल रिफॉर्म का एजेंडा नहीं है बाल विवाह के खिलाफ में हम लड़ें, एकजुट हों। न राजनीतिक दल एक्टिव होते हैं, ना सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव होते हैं। दूसरा बड़ा एरिया है जहां से कि क्राइसिस बहुत बर्बर रूप में हमारे सामने आया है, और वो है विधवाएं। विधवाओं का जो संसार है वो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा संसार है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि विधवाएं किस तरह से इस समाज में तिरस्कृत हैं और एकदम बहिष्कृत हैं। हम बात ही नहीं करना चाहते। आप उठाइए, तमाम पत्रिकाएं उठाइए, तमाम अखबार उठाइए, आप देखिए उन पर कि विधवाओं पर कितना लिखा गया है उन पर। और ज्यादा नहीं, आप विभिन्न राज्य सरकारों की जो विधवा पेंशन है और केंद्र सरकार की विधवा पेंशन है उसका अमाउंट उठाइए और देखिए, आपको पता चल जाएगा विधवा के प्रति हमारा रवैया क्या है। सारी दुनिया में जो डाटा है, सारी दुनिया में तकरीबन 245 मिलियन विधवाएं हैं। इनमें 115 मिलियन विधवाएं अत्यंत गरीबी की रेखा के नीचे जी रही हैं। इनमें 40 मिलियन से अधिक विधवाएं अकेले भारत में हैं। और ये जो विधवाएं हैं ये स्त्रियों की पूरी जो जनसंख्या है उसका 10% से ऊपर है। आप तो विधवाओं के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। ना प्रधानमंत्री को कभी होश आता है, ना मुख्यमंत्रियों को कभी होश आता है, ना ममता को होश आया, ना जयललिता को होश आया, ना मायावती को होश आया कभी। स्त्री प्रधानमंत्री, स्त्री जो है मुख्यमंत्री। विधवाओं के बारे में बात करते समय हमारे पास में कोई तर्क क्यों नहीं होते? हम क्यों नहीं विधवाओं के सवालों में बात करते? और चूंकि मैं जो अब जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं, चूंकि अभी किसान आंदोलन 100 दिन कंप्लीट कर चुका है और वहां 250 से अधिक लोग मर चुके हैं, यानी 250 विधवाएं इस किसान आंदोलन ने हमें दी हैं। आप जरा गौर कीजिए, आप जरा गौर कीजिए पिछले 20 साल में कितने किसान मरे हैं, और वे किसानों की विधवाएं वो किस तकलीफ से गुजर रही हैं। नरेंद्र मोदी को बहुत प्रेम है ना छोटे किसान से, गरीब किसान से बहुत प्रेम है। पूछा जाना चाहिए कि जो किसान आत्महत्या करके मर गए, परिवार में विधवा और बच्चे छोड़ गए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 7 साल में 1 पैसा भी खर्च किया उनके ऊपर? एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं किया इस सरकार ने। तो जब किसान आंदोलन की बात होगी, किसान आंदोलन के तमाम किस्म के और प्रश्न उठाए जाएंगे, तो किसान विधवाओं के सवाल क्यों नहीं उठाए जाएंगे? जो किसान आत्महत्या करके मर गए, ऐसे किसानों की संख्या लाखों में है। मजाल है कि आपको किसान विधवाओं पर बहस, डिस्कोर्स मिले, बहुत कम सामग्री है। एक जमाने में
महाराष्ट्र में एक छोटे से समूह ने ये पूरी कोशिश की थी कि महाराष्ट्र के दो जिलों में किसान विधवाओं को लेकर उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स वगैरह किए थे। तो ये किसान विधवाएं तो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। हमारे समाज में कभी इसमें जागृति ही नहीं पैदा हुई, हमने कभी इसे एजेंडा ही नहीं बनाया। क्यों एजेंडा नहीं बना? आप एक किसी एमपी की पेंशन देखिए, किसी एमएलए की पेंशन देखिए, किसी प्रोफेसर की पेंशन देखिए, किसी सरकारी कर्मचारी की पेंशन देखिए, और आप एक विधवा की पेंशन देखिए। आप सिर्फ ये देखिए कि उस विधवा को पेंशन कितनी मिलती है। आप सिर्फ आंकड़ा उठाइए, कहीं 300 रुपया, कहीं 600 रुपया, कहीं 700 रुपया, कहीं 1000 रुपया। 1000 रुपए में कोई जीवन जी सकता है आज के जमाने में? और इससे भी ज्यादा भयानक जो चीज हुई है, जो घट रही है, कि जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली, उनकी विधवाओं को अपने पति की संपत्ति में अधिकार, जमीन पर स्वामित्व का अधिकार लेने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हमारे कोई कानून वेत्ता, कोई न्यायालय, कोई इस मामले में कोई पहलकदमी नहीं करते। अगर मुझसे पूछें एक वाक्य में, भारत स्त्री शत्रु देश है। भारत में हर संस्था में, संवैधानिक संस्था में स्त्री शत्रु बैठे हुए हैं। अगर स्त्री शत्रु ना होते ये लोग, तो ये स्थिति नहीं होती कि एक किसान ने आत्महत्या की तो उसकी विधवा को आर्थिक सहायता, उसका स्वामित्व का पट्टा या अधिकार, उसके बच्चे, उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल और उसके लिए हेल्थ फैसिलिटीज न पिछली सरकारों ने दी, न इस सरकार ने दी। क्यों? बोले नहीं हम लोग, मुझे तो वोट नहीं चाहिए, मुझे यश भी नहीं चाहिए, मुझे सरकार के किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा भी नहीं चाहिए। जो किसान विधवाएं हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, उनमें से अधिकतर महिलाओं के पास में अपने पति के मर जाने के बाद उसके पास जो संपत्ति थी उसका अधिकार नहीं है। उसके पास कोई प्रॉपर खाने के लायक, मिनिमम खाने के लायक पैसे नहीं है। उसके बच्चों के लिए कोई किसी भी किस्म की एजुकेशन की फ्री की व्यवस्था नहीं है। भारत महान देश जिसमें शक्ति की पूजा होती है, भारत महान देश जिसमें काली, त्रिपुर सुंदरी, लक्ष्मी, पार्वती, ये तमाम वीरांगनाएं थीं। शर्म आती है, शर्म आती है, क्योंकि आपके यहां जिस दुनिया की सबसे अधिक विधवाएं हैं, और हम सब लोग जो मध्य वर्ग के लोग हैं, उनमें एक बीमारी बड़े पैमाने पर है। हम विधवा का सम्मान नहीं करते। हम विधवा को किसी भी किस्म के सामान्य जीवन जीने से हमेशा बाधाएं देते रहे हैं। विधवा के पुनर्विवाह की हमारे यहां बहुत जटिल समस्या है। गुस्सा नहीं आएगा, आपको गुस्सा नहीं आता होगा, लेकिन मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि आपका लेखन न तो बाल विवाह पर बोलता है, न विधवा विवाह पर बोलता है, न आपका लेखन, आप किसानों पर बात करते हैं, किसानों की भुखमरी पर बात करते हैं, लेकिन विधवा जो किसान महिला है उसके जीवन पर आप कभी बात नहीं करते। आप उठाइए, देखिए, जिन्होंने सबसे अधिक अकाल पर, ड्रॉट पर लिखा है, सूखा पर लिखा है, किसानों की आत्महत्या पर लिखा है, देखिए कि उन्होंने कितने पन्ने किसान विधवा के और उसकी समस्याओं पर खर्च किए हैं अपनी किताबों में। स्त्री पर बात करने का मतलब है उन क्षेत्रों में जाना जो कि अनुपलब्ध क्षेत्र हैं। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने को शिक्षित होने का दावा करते हैं, उस शिक्षित की पहली पहचान यह है कि वह उन क्षेत्रों में प्रवेश करे जिन क्षेत्रों पर लोग बात नहीं करते, जिन क्षेत्रों के बारे में हमने कभी सोचा नहीं है। हम विधवा पर बात नहीं करते, हम विधवा किसान महिला पर बात नहीं करते,
हम खेत मजदूर जो विधवा महिला है उस पर बात नहीं करते। और तो और छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, वो चित्र भूल गए अभी आप, जो लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 2 के बाद लगातार कई करोड़ लोग, करीब 7-8 करोड़ लोग अपने घरों को लौटे हैं, और उन 7-8 करोड़ लोगों में तकरीबन 2 करोड़ से अधिक महिलाएं थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं की, किसी महिला को टिकट तक के पैसे नहीं दिए। किसी भी महिला के लिए ममता सरकार ने टिकट के पैसे नहीं दिए घर लौटने के लिए। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना चाहते हैं, हम उन्हें सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारी आंख के नीचे जो माइग्रेटेड महिलाएं थीं, जो कि एकदम दर दर भटक रही थीं, पैदल 200 से 300, 500, 800 किलोमीटर चल के घर गई हैं, हम उनके लिए सामान्य व्यवस्था नहीं कर पाए। इसलिए मैंने कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए भारत कैसा देश है, भारत स्त्रियों का शत्रु देश है। भारत स्त्रियों से प्यार नहीं करता। भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो स्त्री से प्यार नहीं करती। उनके अंदर कूट कूट के मनुस्मृति भरी हुई है। उन्हें कभी स्त्री की आवाज सुनाई नहीं देती, स्त्री की अनुभूति उन्हें महसूस नहीं होती। तो कैसे हो सकता है कि स्त्री का जो एकदम अनुपलब्ध एरिया है, जो एक ऐसा एरिया है जिस पर कि कभी किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन वहां स्त्री रौ नर्क में जी रही है, लेकिन हम उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक और चीज है जो कि बहुत ही पैथेटिक है और बहुत ही पीड़ादायक है। वो ये कि हम कभी सोचें इस बात पर कि ये जो तमाम किस्म के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर से ये सोशल रिफॉर्म के इश्यूज क्यों गायब हो गए? चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो राइट, कोई भी हो, अब इन पार्टियों को समाज सुधार के मसलों पर आप बोलते हुए नहीं सुनेंगे। समाज सुधार के मसले इनके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है। भाषण करा लीजिए प्रधानमंत्री बनने के बाद में, कैसे होगा? जी नहीं। सामाजिक परिवर्तन के लिए यह बेहद जरूरी है कि सोशल रिफॉर्म के इश्यूज को पुनः राजनीतिक दलों की राजनीति का हिस्सा बनाया जाए। सोशल रिफॉर्म के प्रश्नों को राजनीतिक अधिवेशनों का हिस्सा बनाया जाए, चाहे बीजेपी का कन्वेंशन हो, चाहे वो कांग्रेस का कन्वेंशन हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस हो। सोशल रिफॉर्म के इश्यूज पर कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन में बाकायदा पूरा का पूरा 1 दिन 1.5 दिन खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि नीचे बहुत भयानक स्थिति है। आपके यहां बाल विवाह, 60% से अधिक लड़कियां बाल विवाह हो रहे हैं। आपके यहां बड़े पैमाने पर विधवाएं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जो सोशलाइज नहीं कर पा रही, जो नॉर्मल लाइफ जी नहीं पा रही हैं। आपके यहां औरतों की हालत यह है कि वे औरतें घर से बाहर निकल नहीं सकती, कोई स्पेस नहीं है उनके लिए। बाकी तो छोड़ दीजिए, मेरे कहने से एक छोटी सी चीज कर लीजिए। आप लोग पता कीजिए, आप, मुझे तो नहीं मिला, आप पता कीजिए आपके शहर में कितने ऐसे कॉफी हाउस हैं, कितने ऐसे चाय घर हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए हों। अरे आप एक चाय घर तक औरतों के लिए नहीं बना पाए जहां औरतें जाके आराम से बैठ के चाय पी सकें, गप कर सकें। सोशल रिफॉर्म की स्थिति है कि स्त्री के लिए कोई पब्लिक स्पेस आपने छोड़ा नहीं। तो स्त्री अपने लिए सामाजिक जीवन में सामान्य स्थिति कैसे अर्जित करेगी, कैसे महसूस करेगी? एक अन्य चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि ये जो
दौर है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये पिछले 20-22 साल में, इस दौर में स्त्रियों के बीच में निश्चित तौर पर राजनीतिक चेतना बढ़ी है और इसमें लिबरल राजनीतिक चेतना की तुलना में कंजर्वेटिव राजनीतिक चेतना का विकास ज्यादा हुआ है। और जब मैं ये कह रहा हूं कंजर्वेटिव राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है तो उसमें सांप्रदायिकता भी शामिल है, उसमें पृथकतावाद भी शामिल है, उसमें फंडामेंटलिज्म भी शामिल है। जो पिछले 30 साल में 25 साल में जो चीज सरफेस पर आई है, जो दिखाई दे रही है, आप कल्पना कीजिए 2002 के दंगों की, 1984 के दंगों की, 2002 के गुजरात के दंगों में बड़े पैमाने पर औरतों ने दंगों में भाग लिया था, लूटपाट में भाग लिया था। बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्ट में टेररिस्ट ग्रुपों के साथ में स्त्रियों की सक्रियता देखी गई। लगातार वे ट्रेंड्स विकसित हो रहे हैं जो कि स्त्री को एक मिलिटेंट बनाने के ट्रेंड्स हैं। ये जो एक तरह से मिलिटेंट स्त्री जो कंजर्वेटिव राजनीतिक, अनुदारवादी राजनीतिक शक्तियां पैदा कर रही हैं और निर्मित कर रही हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती की जगह है। सो अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष को मनाते समय हमारे सामने, और ये जो कंजर्वेटिव जो या अनुदारवादी जो महिला राजनीतिक चेतना है, ये चेतना खाली ऐसा नहीं है कि उनमें ही है जो कि दुर्गा वाहिनी की मेंबर हैं। ये राजनीतिक चेतना उन लोगों में भी है जो एकदम घर में बैठी हुई है, जो कहीं नहीं जाती। उसके अंदर कूट कूट के मनुस्मृति के विचार भरे हुए हैं। पुंषवाद और पुंषवाद में कैसे पुरुष की सत्ता महत्वपूर्ण निर्णायक है, यह चीज उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। आखिरी चीज फिलहाल के संदर्भ में वो ये कि क्या आप मनुस्मृति के संस्कार और आदतों के जरिए, हिंदुत्व के संस्कार और आदतों के जरिए, आरएसएस के संस्कार और आदतों के जरिए क्या भारतीय परिवार के विघटन को रोक सकते हैं? जी नहीं। भारतीय परिवार में लगातार विघटन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। परिवार तेजी से टूट रहे हैं, लेकिन हम इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। हमने तरह तरह के ऑब्स्टकल्स खड़े कर दिए हैं जिससे वो परिवार दिखाई न दे टूटते हुए, लेकिन परिवार टूट रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टकल्स कहां है? सबसे बड़ा ऑब्स्टकल्स है न्यायालय। सबसे बड़ा यानी आधार कंपलसरी हो सकता है, लेकिन शादी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं हो सकता। आपको आश्चर्य नहीं लगता? शादी हो रही है, बेशुमार शादियां हो रही हैं, लेकिन अधिकतर शादियां रजिस्टर्ड नहीं होती। तो जब शादियां रजिस्टर्ड ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि विघटन का है? तो हमारे यहां तलाक तो रजिस्टर्ड है, तो कोर्ट में केस जाते हैं, केस लड़ते हैं लोग, डाइवोर्स होता है, लेकिन शादी रजिस्टर्ड नहीं है। शादियां जिस गति से रजिस्टर्ड होनी चाहिए जो हो रही है, उसमें कंपलसरी होना चाहिए, शादी हो दूसरे दिन जाके रजिस्ट्रेशन करा लो। अपना नियम है, लेकिन लोग पालन नहीं करते। तो आपने आधार तो इंप्लीमेंट करा दिया पूरे देश में, लेकिन शादी का रजिस्ट्रेशन आप इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। आपने आधार का रजिस्ट्रेशन के साथ में, हर बैंक के साथ में, हर टेलीफोन के साथ में आपने नथी करा दिया। आप बाकायदा आतंकवादियों की जो हिमालय की गुफा में बैठे हो, उनकी भी आप खबर ले लेते हैं कि वो योजना बना रहे थे प्रधानमंत्री पर हमला करने की, लेकिन आपको यह नहीं पता चलता है कोई व्यक्ति कैसे बाल विवाह कर रहा है, कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे शादी कर रहा है, यह आपको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपके लिए स्त्री और स्त्री सुरक्षा के प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। आप तो राष्ट्रीय सुरक्षा में लगे हुए हैं, आपको स्त्री की सुरक्षा से क्या लेना देना?
लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि स्त्री सुरक्षा हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप दो चीजें बस मेरे कहने से आप एक बार ध्यान दीजिए, अखबार में जाइए, इंटरनेट पर जाइए, आपको ढेर सारी सामग्री मिलेगी। दो राज्य हैं जो कि बलात्कार में टॉप पर हैं, फर्स्ट सेकंड, और ये फर्स्ट सेकंड चलता रहता है ऊपर नीचे। कल्पना कीजिए कौन से दो राज्य हैं? यूपी और बंगाल। क्यों है? बंगाल में ममता की सरकार आने के बावजूद बड़े पैमाने पर औरतों के साथ में बलात्कार की घटनाएं बड़ी संख्या में घटी हैं और बंगाल टॉप पर है। बंगाल पिछले 10 साल से टॉप पर है बलात्कार के मामले में। उसके ऊपर सिर्फ एक ही राज्य है, वो है उत्तर प्रदेश। हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है और नीचे किस दल का बहुमत है। और ये दोनों ही, यानी ममता और मोदी दोनों ही वोट मांग रहे हैं किसके लिए? सुरक्षा के लिए। सोचिए, योगी वायदा करके स्त्रियों के लिए एक सुरक्षित परिवेश निर्मित नहीं कर पाए। मोदी वायदा करके दिल्ली में स्त्रियों के लिए सुरक्षित परिवेश निर्मित नहीं कर पाए। ममता वायदा करके बंगाल में सुरक्षित परिवेश निर्मित नहीं कर पाई। यह हम सबके लिए एक गंभीर चुनौती है। इलेक्शन का टाइम है तो जाहिर है कि इलेक्शन के टाइम पे जन्मपत्री खोल के देखी जानी चाहिए, इनके पूरे कामकाज का एक तरह से सर्वे किया जाना चाहिए। ममता और योगी इस मामले में एक ही नाव में बैठे हुए हैं। तू मुझे गाली दे, मैं तुझे गाली देता हूं। जी नहीं, बलात्कार के मामले में, स्त्री उत्पीड़न के मामले में ममता और मोदी दोनों का नजरिया एक है और दोनों क्रिमिनल मनोदशा के शिकार हैं। स्त्री के प्रति इनका कोई लोकतांत्रिक दृष्टिकोण नहीं है। इनके पास में सिर्फ स्कीम है। आप लड़की हैं तो आपको कन्याश्री योजना में दाखिल कर देंगे वो। अब उसके बाद में आपके साथ रेप हो, आप घर से न निकल पाए, आपका उत्पीड़न हो, ये हमारा सिरदर्द नहीं है। ये कैसा देश बन रहा है जिसमें कि स्त्री की आधे दर्जन स्कीम तो नरेंद्र मोदी चलाते हैं, आधे दर्जन से ज्यादा स्कीम ममता चलाती है, लेकिन स्त्रियां असुरक्षित हैं। स्त्रियां घर से बाहर निकलने में 6 बार सोचती हैं कि निकलें कि न निकलें। यही दशा उत्तर प्रदेश की और यही दशा बंगाल की है। बंगाल में तो गांव में तो और भी बुरी हालत है। तो जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि जब आप वोट देने जाते हैं, बंगाल के लोग वोट देने जाएंगे तो वोट देते समय कम से कम वे अपने घर की औरत लड़की को तो देखें कि वो सुरक्षित है कि नहीं है। आप छोड़ दीजिए वो जमीन सुरक्षित है कि नहीं है, घर सुरक्षित है कि नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए। आप घर में सुरक्षित नहीं है लड़कियां। हमने ऐसे बंगाल की कल्पना नहीं की थी। हमने ऐसे बंगाल की कल्पना नहीं की थी कि, और हमने ना ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना की थी। बड़ी मेहनत मशक्कत करके लड़कियां बाहर निकली थी, घरों से बाहर निकली थी, काम पर निकली थी। लेकिन नोटबंदी के बाद में जो डीइंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, थैंक्स फॉर नरेंद्र मोदी, उसने कई करोड़ लड़कियों को घर के अंदर वापस पहुंचा दिया। अब वो लड़कियां कभी बाहर नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनके लिए कोई काम नहीं है। बड़े पैमाने पर लड़कियों को, औरतों को खेतों खलिहानों में काम करने से खदेड़ के घर के अंदर पहुंचा दिया गया है। नरेंद्र मोदी का यह सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने औरत को, जो कि पब्लिक डोमेन में आई थी, जो मेहनत मजदूरी करके खा कमा रही थी, जो मॉल में नौकरी कर रही थी, खेत में नौकरी कर रही थी, सड़क पर नौकरी कर रही थी, सड़कें बना रही थी, उस लड़की को खदेड़ के उन्होंने घर के अंदर पहुंचा दिया है। क्योंकि अब पूरा का पूरा एकदम आर्थिक विध्वंस और उसके पूरे के पूरे रंदे पूरे देश में चल रहे हैं।
तो नरेंद्र मोदी के शासन में लड़कियों को आर्थिक तौर पर सुरक्षा मिली है या असुरक्षा मिली है? नरेंद्र मोदी के शासन में आर्थिक तौर पर लड़कियों को असुरक्षा मिली है, क्योंकि लड़कियां लौट के घर में पहुंच गई हैं और घर में उनका उत्पीड़न कम नहीं हुआ है, उत्पीड़न और बढ़ गया उनका। वही दशा ममता की सरकार ने की है बंगाल में। और दोनों ही जगह नरेंद्र मोदी या बीजेपी का जहां जहां शासन है, वहां स्त्री का घर लौटना, स्त्री का निरुद्योगीकरण से सबसे अधिक प्रभावित होना, गांव में, खेत में, खलिहानों में स्त्री का मजदूरी से वंचित होकर घर लौटना, ये दोनों कॉमन चीजें हैं जो कि नरेंद्र मोदी और ममता में हैं। लेफ्ट की मैं कम से कम एक बात के लिए प्रशंसा करना चाहता हूं आपसे, लेफ्ट ने बाकी कुछ न किया, लेकिन कम से कम लेफ्ट ने इतना तो किया था कि बंगाल में भूमि सुधार के समय, बर्गादार ऑपरेशन के समय कई लाख औरतों को जमीन के पट्टे दिए, जमीन का स्वामित्व दिया। ममता ने तो एक फूटी कौड़ी नहीं दी औरतों को, 1 इंच जमीन भूमि सुधार के तहत बांटी नहीं। नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में उनकी किसी भी सरकार ने औरतों के लिए जमीन के पट्टे नहीं दिए। कम से कम वाम के शासन में बंगाल में यह स्थिति तो थी। एक खाली वो जो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शुरू का जो ये जो बुद्धदेव भट्टाचार्य वाला जो पीरियड है, इसे अगर हम छोड़ दें, उसमें औरतों के ऊपर सचमुच में बहुत रिप्रेशन हुआ और औरतों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। अपराधीकरण एक तरह से बहुत तेजी से बढ़ा है वहां। लेकिन उसके अलावा तो पूरा का पूरा बंगाल में बहुत बेहतर स्थिति थी स्त्री की। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि ये नरेंद्र मोदी और ममता में जो दोनों के अंदर जो स्त्री विरोधी जो प्रवृत्तियां, उन दोनों को रेखांकित किया जाना चाहिए। अंत में वो ये कि ये जो स्त्रियों को मिथकी चरित्रों के जरिए जो व्याख्यायित करने की जो आदत हम लोगों में पड़ गई है, स्त्री शक्ति करके जो मिथकी चरित्रों के व्याख्याएं करने की आदत पड़ गई और साहित्य में लिखने की भी आदत पड़ गई है लोगों में। लोग नहीं जानते स्त्रियों के मिथकी चरित्र जिस जमाने में मध्यकाल में गढ़े गए, मिथकी चरित्र जब गढ़े जाते हैं तो मिथकी चरित्रों के निर्माण का सबसे बड़ा कारण यह है, और खासतौर पर स्त्री मिथकी चरित्रों के निर्माण का सबसे बड़ा कारण है, स्त्री सबसे ज्यादा संकट में थी उस समय। जिस समय स्त्री संकट में होती है तभी मिथकी चरित्रों का और स्त्री मिथकी चरित्रों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप स्त्री के संकट और स्त्री की समस्याओं पर बात न कर सकें। तो स्त्री पर बात करते समय, स्त्री के रेफरेंस पॉइंट को खोजते समय स्त्री के मिथकी चरित्रों की मदद नहीं ली जानी चाहिए। स्त्री के मिथकी चरित्र, चाहे वो काली का हो, चाहे वो दुर्गा का हो, चाहे वो महात्रिपुर सुंदरी का हो, चाहे वो राधा का हो, चाहे वो सीता का हो, स्त्री के मिथकी चरित्र स्त्री के संकट और स्त्री की समस्याओं को छिपाने का काम करते हैं, उन्हें उद्घाटित करने का काम नहीं करते। वो एक तरह से समाज के पुंसवादी आवरण की भूमिका अदा करते हैं। हम में से अधिकतर लोग जो प्रगतिशील हैं, वो कभी शकुंतला के आख्यान पर, कभी द्रौपदी के आख्यान पर, कभी सीता के आख्यान पर लुब्ध होते रहते हैं और मुग्ध होते रहते हैं, और हम कहते हैं कि देखो कितना सुंदर लिखा है। स्त्री को देखने के लिए मिथकी चरित्रों के जरिए उसे नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे रियल सेंस में देखा जाना चाहिए। यथार्थ में स्त्री कैसी है उस रूप में देखा जाना चाहिए। आपने यथार्थ में तो स्त्री को कभी देखा ही नहीं, उससे बात ही नहीं की, उसको महसूस ही नहीं किया, तो आप राधा को बहुत अच्छा जानते हैं, आप द्रौपदी को बहुत अच्छा जानते हैं। कमाल है, जो द्रौपदी का चरित्र आपसे कई लाख साल पहले हुआ, आप उसे एक लेखक के नाते बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन आप अपनी पत्नी को नहीं जानते कि उस पर ऊपर एक उपन्यास लिख देते। तो ये जो गैप है, ये यथार्थ से भागने की जो कला है, मिथकी स्त्री चरित्रों के जरिए लेखक ने स्त्री के यथार्थ से भागने का तरीका इजाद किया।
मैंने जितना भी स्त्रीवाद के बारे में पढ़ा है, उस स्त्रीवाद के भरोसे में आपसे कह सकता हूं कि स्त्री चरित्रों को, और खासतौर मिथ की स्त्री चरित्रों के जरिए आप स्त्री की व्याख्या नहीं कर सकते। स्त्री मिथ की चरित्र काल्पनिक हैं, वायवी हैं, वे वास्तविक नहीं है। उससे स्त्री की वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। वो दुर्गा हो, काली हो, भद्रकाली हो, कपालिनी हो, कोई भी हो। तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? स्त्री को कहां से देखें? आप काली के रूप में देखेंगे या रियल स्त्री के तौर पर देखेंगे? रियल स्त्री के तौर पर। रियल स्त्री के तौर पर उसकी क्या समस्याएं हैं? आपने दो चीजों से उसे बांधा हुआ है, और वो क्या है? एक तो देख बेटा, तू इज्जत का ख्याल रखना मेरी का। ये जो इज्जत है, एक तो इससे बांधा हुआ, और दूसरा है तेरी जिम्मेदारी क्या है, तेरी ड्यूटी क्या है। तो स्त्री पर बात करते समय आपने उसके दोनों हाथ किससे बांधे हुए हैं? इज्जत और जिम्मेदारी से। और उसका दिमाग एक चीज से अनुशासित किया हुआ है। वो सवाल क्या है? वो सवाल यह है जिससे अनुशासित किया हो, वो ये कि आप जब भी कोई लड़की घर से निकलती है तो उसकी मां, उसका भाई, उसके पिता जो भी हैं, वो उससे सवाल करते हैं, कहां जा रही हो और कब आओगी? आप क्यों उससे पूछते हैं ये कब आओगी? आप क्यों उससे पूछते हैं कहां जा रही हो? आपको उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? जो स्त्री के दिमाग को आपने जिस चीज से बांधा हुआ है वह है संशय, संदेह। आप स्त्री पर विश्वास ही नहीं करते। वो आपकी बहन है, वो आपकी बेटी है, वो आपकी पत्नी है, लेकिन आपने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। आप हमेशा उससे पूछते हैं कि तुम कब आओगी, और अगर वो लेट हो गई तो फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो स्त्री को लिबरेट करने के लिए और स्त्री के प्रति एक सम्मानजनक नजरिया विकसित करने के लिए जो चीज जरूरी है वो कौन सी है? कि स्त्री पर विश्वास करो, उसके ऊपर संदेह मत करो। उससे यह सवाल मत पूछो कहां जा रही हो और कब आओगी। वो कहीं भी जा रही हो, वो ठीक ही आएगी। वो अगर अपने आप बता दे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है पूछने की, कोई जरूरत नहीं है। और ये जो इज्जत और ड्यूटी, ये इज्जत और जिम्मेदारी जिसे आपने उसके दोनों हाथों में बांध दिया है, इन दोनों चीजों से उसे मुक्त करो। स्त्री का काम यह नहीं है कि वो आपकी इज्जत को ढोए और आपके प्रति जिम्मेदारियां ढोए। स्त्री का मन, स्त्री का तन और स्त्री का धन, ये तीनों चीज सिर्फ स्त्री की हैं। आप उसके मालिक नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में हम अगर इतना सिर्फ कर सकें कि स्त्री के मन और स्त्री के तन और स्त्री के धन, इन तीन को स्त्री की ही विरासत माने और स्त्री की ही संपत्ति माने तो बेहतर होगा। हमने क्या किया है कि स्त्री का तन, स्त्री का मन और स्त्री का धन, हम इन सबके स्वामी बन बैठे हैं। और ये स्वामित्व हमें किसने दिया? मैंने जहां से बात शुरू की थी वहीं खत्म कर रहा हूं मैं। यह स्वामित्व हमें दिया मनुस्मृति ने। तो मनुस्मृति से मुक्त करने के लिए बेहद जरूरी है कि स्त्री को यह बात समझाई जाए कि तेरे अंदर जो चीजें आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं, उसका स्रोत क्या है। जो पुरुष है उन्हें यह बात समझाई जाए कि उनके अंदर जो स्त्री विरोधी रुझान आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, उनका स्रोत क्या है। सो आइडियोलॉजिकली सबसे बड़ी चुनौती है कि मनुस्मृति की आदतें, मनुस्मृति के द्वारा सृजित संस्कार जो हमारे पुंसवादी विचारधारा की धुरी हैं, उनको चुनौती दी जाए। और वही जगह है जहां से कि स्त्री का एक नया संसार पैदा होगा, और यह नया संसार ही हमें एक नए भारत के निर्माण में मदद करेगा। बीमा की योजनाएं, हेल्थ कार्ड, ये तमाम किस्म की जो सरकारी पेंशन है, स्कीमें, इससे मदद नहीं मिलेगी।
स्त्री को मुक्त करने के लिए जरूरी है कि आप पहले अपना एटीट्यूड बदलें। आपका एटीट्यूड, हमारा सबका एटीट्यूड, वो मनुस्मृति से निर्मित एटीट्यूड है। हम सबके जहन में मनुस्मृति बैठी हुई है और मनुस्मृति के नजरिए से हम स्त्री को देखते हैं। और यही वह जगह है जहां से कि सबसे अधिक हर हर मोदी और घर घर मोदी हो रहा है। अगर मनुस्मृति के दृष्टिकोण को आप चुनौती देंगे और स्त्री को समझाएंगे, पुरुष को समझाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप लोकतंत्र की बड़ी सेवा करेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।